हनुमंतराव देशमुख साहेब जी या ठिकाणी आलेले, तर त्यांच्याशी अपेक्षा आहे की तुम्ही प्रश्न विचारावेत म्हणून त्यावर तुम्ही त्यांना असं का संपादक है और मैं घूमता ही रहता हूँ। साल में 300 दिन घूमता हूँ गाँव में, बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में। अभी हम सब जानते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इन इलाकों में कृषि खेती का हालत क्या है। सोच लीजिए कि हिंदुस्तान भारत देश में दो सेंसस के बीच में 1991 और 2001 के बीच में अगर हम सेंसस देखेंगे 80 लाख किसान खेती को छोड़ दिए। 80 लाख, ये छोटा नंबर नहीं है। 80 लाख किसान खेती को छोड़ दिया तो 1991 और 2001 के बीच में, और मेरे हिसाब में 2001 के बाद और बहुत लोग छोड़ गए। तो इसका मतलब है कि कृषि में एक बड़ा संकट है। तो मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि इस जिला में, इन इलाकों में किसान का हालत है। यही मेरा, अगर आप लोग कह सकते हैं तो मैं सुनना चाहता हूँ। जी सर, त्यामुळे साखरेला तेवढ्याच हे साखरेचं पुण्यात चालतो। यांना फक्त नुसतं शेतकऱ्यांचा नाही, लेकिन हमेशा बम्बई में 14 आप जाइए विदर्भ, अमरावती, 12 घंटा से 17 घंटा पावर, 12 घंटा। उनका पास परसेंटेज है 50% से कम। और बम्बई में सबसे ज़्यादा बिजली कौन लेते हैं? ये बड़े बड़े मॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ये सबसे ज़्यादा करते हैं बिजली। हमने एक हिसाब लगाया, अगर बम्बई में 20 मिनट पावर कट हो, बम्बई में 20 मिनट पावर कट होगा, पूरा विदर्भ में 2 घंटा एक्स्ट्रा पावर आती है। 11 जिला में 2 घंटा एक्स्ट्रा बिजली आती है अगर बम्बई में 20 मिनट लोड शेडिंग। लेकिन नहीं होता, ये है अन्याय, उनका पॉलिसी की तरफ अन्याय। मतलब जो बड़े बड़े लोग शहर में रहते हैं उसका बिजली कभी हम काट नहीं सकते, लेकिन किसान लोग को, मजदूर लोग को, उनको काट सकते हैं। तो ये एक पॉइंट आपका बिजली के बारे में। दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं नदी का पोल्यूशन हुआ, वो पूरा देश में ऐसा है। कुछ पोल्यूशन कंट्रोल नहीं है, जो भी काम दो नदी पूरा एक्सटिंक्ट हो गया, वो नदी खत्म हो गई, ऐसा कहते हैं। लेकिन कोई कुछ नहीं किया, समझी वो महंगाई सब बहुत बढ़, तो इस पर थोड़ा बढ़ाना उतना इफेक्ट नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है। और जब कीमत बढ़ रही है गन्ने का, बहुत कम जगह में किसान को बेनिफिट मिलती है। ये सुविधा कोई भी नहीं है। जब किसान मार्केट में जाता है तो उसको उसका रेट कितने भाव से बेचा है उसको मालूम नहीं पड़ता। उसके ऊपर ये पर्दा लगा के अंदर से व्यापार बनाते हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। मेरे सामने मेरा माल किस भाव से जा रहा है मुझे पता नहीं है। ये ओपन बोली नहीं बोली जाती। उसको रेट सिर्फ बाहर मार्केट में 40 रुपये को 4 केजी, और मार्केट के बाहर आता हूँ तो 40 रुपये केजी। यानी ग्राहक को भी सस्ते दाम में नहीं, रास्ता भाव नहीं है, और किसान को भी रास्ता भाव नहीं है। ये बीच वालों में गड़बड़ है।
देखिए, जो राष्ट्रीय किसान आयोग ये सुना हो, उसने 4 वॉल्यूम रिकमेंडेशन सुझाव दिया किसान का प्राइस के बारे में। एक मैकेनिज्म होना है, एक क्या कहते हैं, यंत्रणा होना चाहिए जहाँ प्राइस का, कीमत का स्टेबिलिटी हो। जैसे पेट्रोल में करते हैं सरकार, जब पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ जाता है सरकार इंटरवीन। राष्ट्रीय किसान आयोग ने कहा जब गन्ने का या कपास का दाम बहुत गिर जाता है तो फिर सरकार आना चाहिए, उतना तक सब्सिडी देना चाहिए नॉर्मल प्राइस। फिर जब प्राइस बढ़ जाती है सरकार उससे विड्रॉ कर सकती है। ये पहला सुझाव है राष्ट्रीय किसान आयोग का। नहीं तो 1 साल अच्छा प्राइस है, दूसरे 3 साल खराब प्राइस है, ऐसा नहीं जी सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो पॉलिसी, वो आर्थिक नीति बनना चाहिए। एक सेंटर और स्टेट के बीच में एक फंड होना चाहिए, उसको कहते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। फिर मैं आपके साथ आपने कहते हैं कि आपने चाइना में अपने 3 लाख वादा किया, एक पूरा प्रोडक्ट के लिए अभी सिर्फ 80,000 है। आपका साथ अगर मुझको नहीं देते हैं और किसी को दे देते हैं, वो टमाटर के लिए मार्केट नहीं है, वो टमाटर पंजाब का लोग नहीं खाते हैं, तो आप कहाँ बेचते हैं? तो ट्रैप करके फंस गए। तो जो भी करो उसको ही देना पड़ेगा। संगठन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑर्गेनाइज हैं, जब आपकी संगठन में शक्ति है, ताकत है, तब ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, तब फेयर ट्रेड हो। जब आपका संगठन मजबूत नहीं है, ताकत नहीं है, तो ऐसा एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन पशु खाद्य और पशु के लिए चारा देने में टैक्स के लिए सब्सिडी देना चाहिए, क्योंकि पशुधन से अच्छा खर्च मिल सकता है जो पशु का खर्च जमीन खराब नहीं करता। आपकी सवाल और दोनों में जय जवान जय किसान, अभी दोनों छोड़ दिया, अभी जय राजनीति जय किसान, वही नारा है। तो और अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही। देखो, जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नेगोशिएशन हुआ, हमारा किसान का इंटरेस्ट डिक्लेयर हो गया, इसलिए कि 30,000 और अधिक वीजा मिला हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। वो बार्गेन में किसान को हटा दिया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को वीजा से 30,000। आप बिल्कुल सही था। ओके सर। हम अंदर के रास्ते से एक घोड़ा गाड़ी से दुलिया चले गए और वहाँ से दुलिया जाके वहाँ से अपना नासिक रोड इधर चले गए। ये 40 गांव के आगे चले गए और वो बताया उतरे और पैसा देके एक देहात में हमारी उत्तरा पार्टी करके, और उनकी पत्नी मीनाताई पटेल थी कि वहाँ के उसके पिताजी का गाँव था, वो पिताजी गाँव का प्रमुख था। उन्होंने को वहाँ अच्छी तरह से मदद किया और मेरे को वहाँ तीसरे दिन गोली लगी थी, तो तीसरे दिन दवा मिली और वो पैसा लेके हम चले आए और पैसे से हम बंदूकें खरीद ली और हमारे पतन खड़ी की और उस पतन से राम नाड़ करके आपके सामने बैठे थे, वो हमारे और दूसरे आकाराम पवार करके दूसरे हमारे साथी, वो सब तैयार करते थे, ट्रेनिंग देते थे और हमको साथ करने के लिए लोग भेजते थे। और वो उसी तरह हमने एक दल खड़ा किया और उसका तूफान दल गांव-गांव में जो सरकार को साथ करने वाले लोग हैं, तो उस पर दबाव डालने के लिए गांव में युवकों का संगठन हमने बनाया और 500
में वो हमने बाद में बनाया और हमारे साथ हमारी शक्ति बढ़ाई और वहाँ से आप पैसा लेके आए और उसे जो बंदूक वगैरह खरीद लिए और हमारे फसल बना लिया उनको हम तूफान में करते थे और उसका दबाव 500 गाँव में पड़ा था और हमारे सामने गांव में गए तो गरीब लोग, गरीब घर की महिलाएं वो गांव में सरकार जो थी, सरकार के बाजू में अब जैसे सरकार के बाजू में रहने वाले लोग गांव में अपना दबाव डालते उसी वक्त वही करते थे, तो वो उनकी लूट लेते थे और उसको भ्रष्ट करते थे। तो महापिताजी वो सब सरकार के साथ में थे और हमारे साथ में गांव के गरीब लोग थे। पंचायत राज को खड़ा किया और गांव में हमारा राज शुरू किया सरकार के हाथ में। ऐसे 500 गाँव में हमने तो वैसे ही वो सतारा का अंडरग्राउंड सरकार बन गई। हाँ, वो ये सतारा का नाम से वो 17 जिला ही था।